एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 8th ऑफ जून से लेकर आपके पास 14th ऑफ जून तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सबसे पहले जो है वो पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो स्टैटिक होता होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला सेक्शन पहला सेक्शन से पहले आपके पास प्रीवियस वीक क्वेश्चन रहेंगे, वो आप अटेम्प्ट करेंगे पूरे तरीके से और उन्हें अटेम्प्ट करके आप हमें आंसर देंगे। ठीक है, तो ये शुरू के 10 क्वेश्चन आपके पास किससे रिलेटेड है? ये सारे जो आपने प्रीवियस वीक का जो करंट अफेयर पढ़ा है उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसका नाम क्या आता है? जिसका नाम आता है अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे किसके साथ क्या क्या चीजें फैक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको और आते हैं पहली अपनी न्यूज पे। पहली जो न्यूज है बेटा वो किसके बारे में बात करती है? वो एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती है। गौर करेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। कहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपॉइंट करा है एक इकोनॉमिस्ट को। क्या नाम है उनका? तो प्रोफेसर एस महेंद्र देव। अंडरलाइन करेंगे आप इस नाम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये काम आ जाएगा। और इसके साथ लिखा है ये चेयरपर्सन बने हैं। गौर करना है, और किसके चेयरपर्सन बने हैं बच्चे? नाम से क्लियर हो जाएगी आधी बातें। कहता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आया कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो गौर करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री को इनका मेन काम क्या है बच्चे? एडवाइस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एडवाइस प्रोवाइड करना। पहला पॉइंट निकला। अब एडवाइस किन मैटर्स में? किन वाले मैटर्स में? अगर सलाह देनी भी है तो किन मैटर्स में सलाह देनी है? सलाह देने के लिए कौन से मैटर्स आएंगे यहाँ पे? इकोनॉमिक इश्यूज। गौर करेंगे कौन से वाले इश्यूज बच्चे? इकोनॉमिक इश्यूज। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि इन्फ्लेशन। गौर करना, जैसे कि इन्फ्लेशन। ठीक है, जो महंगाई बढ़ रही है उसका दर बढ़ रहा है वो आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, पैसे से रिलेटेड आ जाएगा आपके पास। उसके अलावा लॉजिस्टिक, जो हम सामान का आदान प्रदान करते हैं, लॉजिस्टिक। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन आ गया, माइक्रो फाइनेंस आ गया आपके पास, लॉजिस्टिक। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बहुत सारे सेक्टर्स में एड और एडवाइज करते हैं कौन? तो आप याद रखेंगे EACPM। और EAC का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो गौर करना है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। किसके लिए या काउंसिल किसके लिए? तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, टेन्योर कितने साल लिखा हुआ है? तो कितने सालों के लिए यहाँ पर काम करेंगे? 2 साल। ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अब गौर करना, इसके साथ साथ पार्ट टाइम मेंबर्स भी अपॉइंट हुए हैं। रिपीट करेंगे, ठीक है, कौन अपॉइंट हुए? पार्ट टाइम मेंबर्स भी। उसमें से एक नाम है सौम्याकांत घोष, उसके बाद है KV राजू, चेतन घाटे, उसके बाद है पामी दुआ, पुलक घोष और गौरव बल्लभ। ठीक है, अब देखो जहां पर ज्यादा डेटा होता है, जैसे जहां यहां पर ज्यादा नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां आपको ज्यादा नाम देखने को मिलेंगे वहां क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहां पे नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और देख लेंगे। ठीक है, आगे अब आते हैं बेटा इसके बारे में और समझते हैं क्या चीज है ये। ठीक है, आइए। कहता है जो EACPM है एक इंडिपेंडेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकंड कहता है ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज? याद करो, जो पार्लियामेंट से एक्ट से पास करके बनाई जाती है या पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट से पास करके बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी। उनके नाम के आगे हमेशा एक्ट लगा होता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अगर आपको याद होगा तो मैंने कराया पिछले में। ठीक है, अगला कहता है और क्या है ये? तो एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइसेज ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड मैटर्स। तो जहां पैसा, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, इनके बारे में बात होगी, इन सब में सलाह देते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। कहता है द काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन अलॉन्ग साइड फुल टाइम मेंबर, और पार्ट टाइम मेंबर्स इनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आया कि किसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब एक चीज समझो बच्चे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझना और इसे पूरे तरीके से क्लियर रखना। ठीक है, ये जो हमने बेटा EAC और क्या पढ़ा आगे, इसके आगे हमने EACPM जो है बेटा, ये एक, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो
बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी भी तो कोई मतलब इसकी भी तो कोई इंपॉर्टेंट बॉडी होगी ना, ये किसके अंदर आती होगी, तो गौर करना EAC की जो नोडल एजेंसी है, नोडल मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है वो कौन सी है बच्चे, तो वो है नीति आयोग। ठीक है, कौन सी आती है आपके पास, नीति आयोग। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, मतलब नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, याद रखना है आपने। और उसके आगे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, PM करके आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा फैक्ट सीखते हैं किसके बारे में, क्योंकि नीति आयोग पिछले कुछ दिनों पहले था भी, अब बहुत दिनों से न्यूज में नहीं है, तो बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की जब हम बात करते हैं बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपके पास आता है। इसकी जो शुरुआत है, गौर करेंगे, वो कब हुई थी 1 जनवरी 2015 को। क्या बना था हमारे पास यहाँ पे, नीति आयोग बना था। किसको रिप्लेस करा था इसने, तो आप गौर करेंगे किससे रिप्लेस करा था, प्लानिंग कमीशन को, जो कि किसके बारे में बात करता था, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करता था। 5 ईयर प्लान्स चलते थे, उसके हिसाब से फोकस होता था, ये उसके साथ यहाँ पर बात करता था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इसके CEO कौन है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं चेयरपर्सन के बारे में, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं बच्चे, तो देश के प्रधानमंत्री इस नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, एक और बात, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं, ठीक है, ये भी याद रखना, इट इज नीदर अ, गौर करना, नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ध्यान रखेंगे, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना ही ये कौन सी बॉडी है अपने पास, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये आप यहां पर इसके साथ लिख लेंगे और इसे यहां पर क्लियर रख लेंगे। ठीक है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक ऐसी बॉडी है बच्चे आपके पास, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कहता है बच्चे अपने पास यहां पर, कहता है पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं किसके लिए, 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, गौर करना बेटा, अगर हम इस फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी बॉडी है बच्चे, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो कोई आर्टिकल भी होएगा तो गौर करेंगे, आर्टिकल नंबर 280 किसके बारे में डील करता है, तो वो डील करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, समझते हैं। कहता है टी रविशंकर, जो कि अभी डिप्यूटी गवर्नर हैं किसके बच्चे, RBI के, इनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है किसके लिए, 16th फाइनेंस कमीशन के लिए, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अगला कहता है 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को बनाया था और किस चेयरपर्सन के अंदर, तो आप याद रखेंगे अरविंद पनगरिया। ठीक है, मैं भूल रही हूं, ये किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, पर आप देख लेंगे इसको, और ये भी पहले वाइस चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे किसके, नीति आयोग के। ठीक है, और नीति आयोग के बारे में अभी हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, अगला कहता है द कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन, कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है यहाँ पे, 31 अक्टूबर 2025, विच विल अप्लाई फॉर 5 ईयर पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो रिकमेंडेशन देंगे तभी तो फिर आगे लगेंगे ना वो रिकमेंडेशंस, तो ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आपसे बात करते हैं, अच्छा किसकी जगह आए हैं ये, तो आप गौर करेंगे टी रविशंकर किसकी जगह पर आए हैं, तो उनका नाम है अजय नारायण झा। ठीक है, अजय नारायण झा ने रिजाइन दे दिया था अभी अभी, और उनकी जगह पर कौन आए हैं, तो उनकी जगह पर हमारे पास कौन आए, टी रविशंकर। और गौर करना, टी रविशंकर का नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ चेयरपर्सन तो होते ही हैं, मतलब RBI के गवर्नर तो होते ही हैं, उसके साथ कुछ डिप्यूटीज भी बैठते हैं, तो उन डिप्यूटीज में इनका नाम कई बारी आ चुका है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली में जो ये फाइनेंस कमीशन है एक्चुअली में ये काम क्या करती है। तो गौर करेंगे, जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, गौर करना, जो टैक्स और रेवेन्यूज होते हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मतलब ये रिकमेंड करता है कि किस प्रकार रेवेन्यू को, टैक्स रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। साथ ही ये भी ये बताता है कि कब ग्रांट देना है, ग्रांट मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना है या पैसा देना है किसको? स्टेट्स को। ठीक है, ये भी डिसाइड करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर ये 2-4 मेन काम है जो आपको यहां पर कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला कहता है फॉर्मर जो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी डाइड इन प्लेन क्रैश। ठीक है, अगर बात करें बेटा तो ये बहुत बड़ा, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी अभी अहमदाबाद में, और उसमें किसकी डेथ हो चुकी है? तो एक पुराने सीएम है कहाँ के? गुजरात के, जिनका नाम क्या था? विजय राम निकालल भाई रूपानी। इनकी एयर इंडिया फ्लाइट, क्या नाम था? AI-171 ऑपरेटेड बाय द बोइंग 787। अब हमारे लिए पेपर के लिए ये भी काम का है कि कौन सी कंपनी, तो याद रखेंगे विच क्रैश्ड इनटू अ रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द अहमदाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन गया क्वेश्चन। और ऑफिशियली अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। बहुत दुखद घटना है बेटा, यही नहीं इनके साथ अनगिनत लोग वहां पर मरे हैं। ठीक है, और इस तरीके की मौत अपने आप में एक बहुत ही, एक कह सकते हैं बहुत बुरी मौत है बेटा, बहुत बुरी मौत है ये वाली। ठीक है, कहता है इसके बाद का, ही इज द सेकंड गुजरात सीएम सर्विंग और फॉर्मर टू डाई इन एयरप्लेन क्रैश। ठीक है, तो इनसे पहले एक और की डेथ हो चुकी है जिनका नाम था बलवंत राय गोपाल जी मेहता, हु वाज किल्ड इन 1965 जब उनका प्लेन वाज शॉट डाउन बाय द पाकिस्तानी जेट। और कब की बात हो रही है? 1965। तब क्या चल रहा था यहाँ पे? इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसके साथ थोड़े से हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे और क्लियर रखेंगे क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास, गुजरात कब बना था? पहला क्वेश्चन हमारे पास, गुजरात बना था 1 मई 1960 को। हमारे पास क्या बना था? गुजरात बना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड, अगर हम बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अभी सीएम कौन है? तो अभी आपको याद रखना है अभी सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। क्या नाम आता है उनका? तो उनका नाम आता है भूपेंद्र भाई पटेल। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये आगे इसके सीएम। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ पेज खाली है, चलिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, आइए एक एक जो टर्म्स हमें वहां पर मिली हैं, जो नाम मिले हैं, उनसे क्वेश्चन निकालते हैं। पहला बच्चे, ठीक है, देखिए गौर करिए, जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी किसके नाम पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालते हैं इससे, और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, पहला क्वेश्चन, इनको सरदार की उपाधि किसमें दी गई थी? तो आप याद रखेंगे बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, बरदोली सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो बरदोली सत्याग्रह गुजरात में ही हुआ था, और 1928 में अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था, जिसमें इनको टाइटल दिया गया था, कौन सा? इनको टाइटल दिया गया था सरदार का। पहला क्वेश्चन। अगर हम आजाद भारत की बात करते हैं, आजाद भारत की बात करते हैं, तो इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कौन आते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। ठीक है, इन्हीं को आयरन मैन कहा जाता है, सबको पता है इसके बारे में, और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे कि बिस्मार्क कौन है? तो एक और क्वेश्चन हमारे पास यहां पर निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको और कराया हुआ है जब हम 1 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो आप इसके साथ जोड़ेंगे। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बच्चे? 21 अप्रैल को हम नेशनल, गौर करना, नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं यहाँ पे? नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और वो भी अगर हम बात करें तो वो भी क्यों मना रहे हैं हम? क्योंकि एक्चुअली में आजादी के बाद जो पहला बैच बैठा था, उस बैच को एड्रेस करने कौन गए थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ, गौर करना, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पॉइंट इनके साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो किसके साथ जोड़ सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, ये आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और पंजाब का पेट क्वेश्चन रहा है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, आइए अहमदाबाद से भी क्वेश्चन निकालते हैं पेपर के लिए। जब हम अहमदाबाद की बात करते हैं बेटा, तो अहमदाबाद को जो है वो क्या कहा जाता है, वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में एक सिटी है जिसका नाम है मैनचेस्टर, जहां पर क्या सबसे अच्छे बनते हैं, जहां पे कॉटन टेक्सटाइल कह सकते हैं आप, या सूती कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए और हमारे यहाँ कहाँ पर बनता है, अहमदाबाद में, इसीलिए अहमदाबाद को क्या कह दिया जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनचेस्टर ऑफ, गौर करना, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं, ये तो इंडिया हो गया ना अपने पास, तो अगर आपसे पूछेगा साउथ इंडिया तो आप गौर करेंगे इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। क्या आंसर होगा इसका, कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर प्रेजेंट डे कहाँ पर आता है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम बार बार सीएम सीएम बोल रहे हैं तो सीएम का आर्टिकल कौन सा है, तो आप साथ में लिख लेंगे, आर्टिकल नंबर 164 कहता है देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जिसे कौन अपॉइंट करेगा, एंड इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, किसके साथ जुड़ जाएगा आपके पास, ये जुड़ जाएगा गुजरात के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आप सबको याद होगा, कई बार हमने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, गिर नेशनल पार्क, गौर करना, गिर नेशनल पार्क किसका होम है, तो याद करिए एशियाटिक। ठीक है, एशियाटिक लायंस का घर है, कौन सा वाला, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, अगला आता है बेटा कौन सा सेक्शन, नेशनल आ चुका है, नेशनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए, कहता है बच्चे आपके पास नेशनल का पहला पॉइंट कहता है आपके पास यहाँ पे आपको शायद पता होगा बच्चे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे। बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलने का मतलब हो गया बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास पुरानी, कह सकते हैं आप पुरानी दवाइयाँ कह सकते हैं, और पुरानी दवाइयों से ठीक होना। ठीक है, पुरानी दवाइयों से क्या होना बच्चे, पुरानी दवाइयों से ठीक होना, इसे आप यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब इस तरीके की नॉलेज, इस प्रकार का स्किल, इस प्रकार की प्रैक्टिस जो कि किस पे बिलीव करती है, जो बिलीव करती है थ्योरीज पे, एक्सपीरियंस पे, और जो कि आज के मॉडर्न डे ऑफ मेडिसिन से अलग है, उसे कहते हैं आप यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो हम इंडिया को क्या बनाने जा रहे हैं, हम इंडिया को ग्लोबली एक हब बनाने जा रहे हैं, किस फील्ड में, ठीक है, एक हब बनाने जा रहे हैं, किस फील्ड में बच्चे, मेडिसिन की फील्ड में। कौन सी फील्ड में, तो आप गौर करेंगे मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, क्या लिखा है समझते हैं। कहता है आयुष निवेश सारथी पोर्टल टू बूस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्वेस्टमेंट। आइए बात करते हैं, समझते हैं। कहता है ये जो पोर्टल है इज एन इन्वेस्टर सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मतलब सीधी सीधी बात है, ये प्लेटफॉर्म आपके और मेरे लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपना पैसा या इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में, किस चीज के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर के लिए। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद by providing a unified interface that integrate policy framework, एक जगह पे इकट्ठे होकर बात करें, इसके बारे में समझे, पॉलिसीज बनाए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, इन्वेस्टमेंट रेडी प्रोजेक्ट एंड रियल टाइम फैसिलिटेशन टूल्स। तो जो जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करके, ताकि इंडिया के मेडिसिन सेक्टर को हब बनाया जा सके। ठीक है, अगला ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है ये किसका है, आयुष का। ठीक है, आयुष का और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मतलब हेल्थ, और आ जाएगा आपके पास, नहीं सी आ जाएगा, कंज्यूमर वाला आ जाएगा आपके पास। और इट लेवरेजेस 100% FDI परमिटेड बाय द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, हम सीधी सीधी बात यहाँ पर चल रही है कि हम इस तरीके का पूरा मेथड बनाएंगे, या इस तरीके का पूरा पोर्टल बनाएंगे कि बाहरी लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। पर इन्वेस्ट किस चीज़ में करें, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और आयुष
आयुष की फुल फॉर्म क्या आती है? आयुर्वेदा, फिर उसके बाद योगा, योगा के बाद नेचुरोपैथी, फिर यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसका आंसर आता है। ठीक है, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाकफ बिल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार पिटीशंस जा चुकी हैं, तो वो तो एक अलग बातें हैं। पर उसके साथ का हमारी सरकार ने क्या करा है, एक पोर्टल खोला है। ठीक है, समझना और क्या क्या इसके अंदर है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। कहता है जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, इन्होंने लॉन्च करा है यूनिफाइड वाकफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। पोर्टल को ओपन किया गया है। ध्यान रखना ये एक सेंटर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है किस चीज के लिए, ताकि आप अपलोड कर सकें, वेरीफाई कर सकें, मॉनिटर कर सकें किस चीज को, वाकफ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, देखिए बेटा, है ना, बहुत सारे एलिगेशंस थे कि जो वाकफ प्रॉपर्टीज है वो कुछ इलीगल्स हैं, इस तरीके से हैं, तो उनमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। कहता है पोर्टल का नाम है उम्मीद एक्ट ऑफ द पोर्टल नेम्ड आफ्टर उम्मीद एक्ट ऑफ 1995 एम्स टू सिंप्लीफाई वाकफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बाय enabling real-time data update and giving the public access to verified information। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भैया ये प्रॉपर्टी मैंने तो दी थी, ये किस तरीके से क्या है, तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद वाकफ होती क्या है बच्चे, गौर करेंगे तो वाकफ क्या है बेटा, आपके पास एक परमानेंट डेडिकेशन टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ मुस्लिम फॉर रिलीजियस पर्पस। ये मैंने आपको बताया था बच्चे। ठीक है, वाकफ क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कौन दान करता है, जो एक मुस्लिम लोग जो है वो दान करते हैं किस चीज के लिए यहाँ पर, तो याद रखेंगे आप, रिलीजियस, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस के लिए। ठीक है, तो आप इसके साथ समझ लेंगे। ठीक है, अगला आता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी बच्चे, तो गौर करने वाली बात है। पहला, जैसे ही आप इसके अंदर किसी प्रॉपर्टी को डालेंगे तो उस प्रॉपर्टी की पूरी मेजरमेंट होगी, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, सब कुछ चेक होगा और उसके बाद उसको एक नंबर भी दिया जाएगा और उसकी जियोग्राफिक टैगिंग भी होगी कि अच्छा टैगिंग नंबर 1 मतलब ये वाली साइट नंबर 1, फिर साइट नंबर 2 सो ऑन, और उसके बाद क्या आता है 17 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तो फर्जी ही वहां चली गई है, मैंने तो नहीं दी थी पर वो वहां चली गई है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लेंट रेजोल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद स्टेट वाकफ बोर्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी को मस्ट लिखे, मतलब एंटर करवाएंगे या फिर रजिस्टर करेंगे विद इन 6 मंथ, और उसके बाद विद द पॉसिबल 1 to 1 month एक्सटेंशन। ठीक है, अगर मान लो आप 6 महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं दर्ज करवा पाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और उस कुछ महीने के एक्सटेंशन के अंदर भी आपको वो रजिस्टर करवाना होगा। कहता है अनरजिस्टर्ड अनडॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आर रेफर्ड टू दी वक्फ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जो उनका अपना ट्रिब्यूनल है वहां पर चेक होगा कि क्या ये सच में है प्रॉपर्टी या नहीं है। ठीक है, क्या ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, सब डिसाइड किया जाएगा। अगला कहता है प्रॉपर्टीज अंडर वुमेन्स ओनरशिप आर इनएलिजिबल फॉर वक्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर औरतों की, बच्चों की ग्रीवियंसेस को भी सुना जाएगा प्रॉपर तरीके से, और जो वीकर सेक्शन है, मान लो मतलब इस्लाम के अंदर जो वीकर सेक्शन है उनको उन प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिल सके, इसकी भी पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये उम्मीद वाला जो पोर्टल है वो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल, ये ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है आपके पास। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, मैंने आपको वाकफ बिल बहुत डिटेल में समझाया था, तो आप मुझे बताएंगे ये जो चैरिटेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, गौर करना, जो चैरिटेबल प्रॉपर्टीज होती हैं ये किस लिस्ट के अंदर आती हैं, क्या ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सेंटर लिस्ट का या कॉन्करेंट का है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास, आपने सुना होगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, तो हम क्या टिक करके आते हैं, मध्य प्रदेश, सीधी सीधी बात है। अगर हमें पूछा होगा स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ
इंडिया, तो हम टिक करके आते हैं हेमिस लद्दाख वाला नेशनल पार्क। अब एक नया स्टेट अपने पास आया है जिसका नाम है इंडियाज लेपर्ड कैपिटल, ठीक है, स्नो लेपर्ड की बात नहीं हो रही, लेपर्ड की बात हो रही है। लेपर्ड कैपिटल कौन सा स्टेट निकला, तो यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका को डिक्लेयर किया गया है। और ये याद रखना, बहुत सालों से ये कैमरा ट्रैप सर्वे चल रहा था, सालों से मतलब एक ही साल हुआ, ट्रैप चल रहा था, और इसके अंदर देखा गया है कि वाइल्ड लेपर्ड्स अमंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अपने आप में एक यूनिक बात है, सिटीज में, अर्बन एरियाज में इस प्रकार की चीजें, मतलब इस प्रकार के जानवर, ठीक है, कहता है। और याद रखना, पहले लेपर्ड कैपिटल किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था मुंबई महाराष्ट्र को, पर अब किसने यहां पर टॉप कर लिया है, तो टॉप करा है किसने, याद रखेंगे आप, बेंगलुरु ने, ठीक है। अगला कहता है द स्टडी एस्टिमेटेड दैट 80 से 85 लेपर्ड्स अक्रॉस द फॉरेस्ट एंड स्क्रब लैंड्स सराउंडिंग बेंगलुरु सरपासिंग मुंबईज 54 लेपर्ड डॉक्यूमेंटेड विद संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई महाराष्ट्र। तो वहां पर 54 थे, अब यहां पर बढ़कर निकले हैं, ये हमें डेटा यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे आप इसके साथ का, ठीक है। अब आता है बेटा क्वेश्चन हमारे दिमाग में, ये सर्वे करवाया किसने, ठीक है, इस सर्वे से हम क्या बताना चाहते हैं और सर्वे करवाया किसने है, तो गौर करेंगे, इसे करवाने वाला एक फाउंडेशन है, ठीक है। उसका अगर हम बात करें तो उसका नाम है इस तरीके से होले मैथी उसका नाम है, होले मैथी, हाँ होले मैथी, ठीक है, HOLEMATTI, होले मैथी नेचर फाउंडेशन, ठीक है, इसने इसको क्या करवाया, सर्वे को करवाया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, सर्वे को यहाँ पर करवाया था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि किस नेशनल पार्क में, ठीक है, सबसे ज्यादा हमें क्या दिख रहे हैं, स्नो लेपर्ड कर्नाटका में, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर होगा बनेरघाट, ठीक है, बनेरघाटा भी पढ़ा जाता है, बनेरघाट नेशनल पार्क में इनकी संख्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम सेकंड यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड अगर हम समझते हैं इसके बारे में, मतलब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब समझो बच्चे, अगर आपको याद होगा तो अभी जो है जब हम बात करते हैं, अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें पीछे लेके जाती हूँ, समझना। हमें याद है कि एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। अब क्या हुआ, पिछले साल, आई थिंक जहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो 2023 या 2024 की न्यूज़ थी, वहाँ पर इसके 50 साल कंप्लीट हुए थे, और जो 50 ईयर्स जो कंप्लीट हुए थे उसकी भी एनिवर्सरी कहाँ पर मनाई गई थी, तो उसकी एनिवर्सरी भी मैसूर कहाँ पर बनाई गई थी, कर्नाटका में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के साथ एक नया आइडिया एज्यूम किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि एक बॉडी होनी चाहिए जहां पर इन बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, तो उसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये कब ओपन किया गया था, तो 2023 में इसे ओपन किया गया था, ठीक है। आइडिया तो बहुत पहले दे दिया गया था, 19 में आइडिया दे दिया गया था, पर बनी कब है ये बॉडी, 2023 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है बच्चे, तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आप इसके साथ जोड़ लेंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट के अंदर क्या क्या आता है, तो आप याद रखेंगे, एक आपके पास आ जाता है यहाँ पर, एक आप इसके साथ जोड़ लेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड लिख सकते हैं, मैंने आपको क्लासेस में कई बार कराया, ठीक है। उसके बाद लेपर्ड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, लेपर्ड के बाद करें स्नो लेपर्ड हो गया आपके पास, उसके अलावा टाइगर आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा चीता आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, चीता आ जाएगा। 5th में आपके पास प्यूमा आ जाएगा, गौर करना, और प्यूमा हमारे पास नहीं है, अगर आपको याद होगा तो प्यूमा हमारे पास नहीं है, ये आपको शायद क्लियर होगा इसके बारे में और पता भी होगा, ठीक है, प्यूमा आ जाएगा आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैगुआर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जैगुआर है, और जैगुआर के बाद एक रह गया लायन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो जैगुआर और प्यूमा दोनों इंडिया में नहीं है, अदरवाइज बाकी स्पीसीज बिग कैट की हमारे पास हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए बेंगलुरु कर्नाटका से एक दो क्वेश्चन और सीख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके साथ बन सकती हैं, ठीक है। आइए गौर करेंगे, समझते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम बेंगलुरु कर्नाटका की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को क्या बना था हमारे पास, कर्नाटका बना था, ठीक है। कर्नाटका का पुराना नाम कंसिडर किया जाता है, इसका पुराना नाम मैसूर था, और फिर नया नाम क्या अज्यूम
किया गया है, मतलब क्या लिया गया है नया नाम, तो आप याद रखेंगे कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका में लेजिस्लेचर कैसा है, बाइकैमरल, कुछ याद आया, बाइकैमरलिज्म, ताज कुंभ करके आपको कई बारी मैंने करंट अफेयर में समझाया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, जे साइलेंट बताया हुआ है मैंने आपको, ये सारे पॉइंट मैंने आपको वहां पर भी बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ आपके पास, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक आता है हमारे पास कौन सा फलाना टेम्पल कहाँ पर है, फलानी चीज़ें कहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर आपके पास जोड़ देते हैं, ठीक है। गौर करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है गोमतेश्वर स्टैच्यू, ठीक है। जो गोमतेश्वर स्टैच्यू है जो कि एसोसिएटेड है जैनिज्म से, वो स्टैच्यू हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आप गौर रखेंगे वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, कर्नाटका में। उसके अलावा अगर हम बात करें गोल गुंबज, कौन सा आ जाता है आपके पास यहाँ पे, गोल गुंबज टेम्पल, ये भी आपको कहाँ पर, गोल गुंबज टेम्पल नहीं, सॉरी, गोल गुंबज, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है कर्नाटका में, ठीक है। उसके अलावा विरूपाक्ष टेम्पल, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, और विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है, हम्पी में, ठीक है। और अगर आपको याद होगा हम्पी वही है जो हमारे कौन से नोट में हमें देखने को मिलती है, तो 50 रुपए के नोट में हमें हम्पी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, हो गया कंप्लीट अपने पास एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। अगला, गोवा की एक दारू है, ठीक है, गोवा की एक दारू है बेटा, और ये दारू जो है वो कैसे निकाली जाती है, जो काजू होते हैं, ठीक है, जो कैश्यू नट्स होते हैं उससे, और उसके अलावा जो कह सकते हैं नारियल होता है, ठीक है, उससे मिलाकर इसे बनाया जाता है, ठीक है। माना जाता है कि इसमें अल्कोहल की जो कंटेंट है वो बहुत कम होते हैं, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या मिला है बच्चे, तो गौर करेंगे, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो कहता है गोवा की जो ओजोफेनी है इसको क्या मिला है बच्चे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और ये टैग किसने दिया है बच्चे, तो गौर करेंगे, मतलब टैग कहां से आया, तो चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने, ठीक है। आपको मैं कई बार पहले भी करा चुकी हूं कि हमें जीआई टैग करने हैं, कब तक जीआई टैग करने हैं भाई, 10,000 जीआई टैग करने हैं हमें, कब तक, तो 2030 तक। एक क्वेश्चन आप ये इसके साथ नोट कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको याद होगा तो जीआई रजिस्ट्रेशन, गौर करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये कब का है, तो आप याद रखेंगे ये एक्ट कब का है, 1999 का, ठीक है। ये भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, तो अभी ऊपर लिखा ही हुआ है, चेन्नई सामने ही लिखा था, तो चेन्नई तमिलनाडु में हमें इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी आप इसके साथ जोड़ लेंगे। अब आते हैं इसके साथ और चीज़ों पे क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, एक्चुअली में कहानी कब से शुरू होती है, अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये तो ये बोला गया कि फेनी तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो कि कहाँ पे चलता आ रहा है, गोवा में चलता आ रहा है, और अभी से नहीं बन रही है, ये बहुत पहले से बन रही है, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेज यहाँ पे क्या माना गया है बच्चे, अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेज ये माना गया है कि जो ये फेनी है, फेनी बनाने की प्रथा 1600 के आसपास स्टार्ट होती है, जब इंडिया में कौन आते हैं बच्चे, इंडिया में कौन आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं। और पोर्टुगीज किसके पौधे यहाँ पर लेकर आए थे, तो कैश्यू नट के पौधे यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है। फिर उन्होंने ही ये सब करना सिखाया, मतलब बोलने का मतलब है वो करते होंगे, क्या बोलते हैं, किस तरीके से काजू से, या जो कैश्यू एप्पल होता है, जो कैश्यू नट एप्पल, जो कैश्यू एप्पल होता है, ठीक है, उससे किस तरीके से फेनी बनाई जाती है, ये वहां पर देखते होंगे। और उसके बाद आपको गौर करना है कि बाद में लोगों ने भी इसको देखना सीखना शुरू करा होगा, और जब लोगों ने इसे देखना सीखना शुरू करा तो उन्होंने भी इसको यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया होगा। और याद रखना, जो लोग फेनी बनाते हैं उन्हें कहा जाता है भट्टीकार। क्या कहा जाता है उन्हें, भट्टीकार, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जो लोग क्या करते हैं बेटा, क्योंकि भट्टियों में रखना पड़ता है, फिर इसे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, इसीलिए इसका नाम क्या आता है, भट्टीकार, ठीक है। चलिए, अच्छा, जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होते हैं, 10 साल, पर उससे आगे भी क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर, अच्छा, जब गोवा आता है तो पहला क्वेश्चन पंजाब के पेपर का, हिमाचल के पेपर का निकालेंगे, ऑपरेशन विजय, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है तो ऑपरेशन विजय, आप सबको याद है कि ऑपरेशन विजय जो है वो कब चलाया गया था, 19 दिसंबर 1962 को। और इसमें क्या किया गया था बच्चे, 1961 में, इसमें हमने क्या करा था, हमने इंडिया से पोर्टुगीज को भगाया था। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा राज्य कब बना था,
याद रखना आपको 30 मई 1987 को क्या बनाया हमारे पास गोवा बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया, गोवा में इकलौता एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मांडोवी। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी हमें गोवा में देखने को मिलती है। ठीक है, क्या सलीम अली को, गौर करना, क्या सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है या सॉरी गलत है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है भारतीय भाषा अनुभाग पोर्टल। ठीक है, अनुभाग पोर्टल, गौर करो बेटा, देखो आप सबको पता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, तो वहाँ पर भाषाएं भी एक थोड़ी है, वहाँ पर भाषाएं भी कैसी हैं बेटा, अनगिनत है। तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, मतलब जितना भी ऑफिसेज में काम होता है, उसमें हम किसके लिए निर्भर हैं, उसमें हम फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए निर्भर है, मतलब हम अंग्रेजी पे निर्भर हैं। तो उसको हटाकर या उसको रिड्यूस कर कर किसकी तरफ जाना है बच्चे, किसकी तरफ जाना है यहाँ पर, किसकी तरफ जाना है, लोकल लैंग्वेजेस की तरफ, लोकल मतलब इंडियन लैंग्वेजेस की तरफ जाना है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इस कोलैबोरेशन को अमित शाह ने अनाउंस करा था, याद रखना है आपने, और ये किसके साथ चलाया गया है, तो पुणे बेस्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, कहता है इसके लॉन्च होने से क्या क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्रीज कैन नाउ यूज देयर मदर टंग फॉर फाइल वर्क एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं पर हम फिर भी एक हैं, फिर भी हम इंडिया के टैग के नीचे आते हैं, यही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट जोड़ते हैं, जब हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, याद करिए 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। अगर हम शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं अंडर शेड्यूल नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, 22 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी कहाँ से ली गई है भैया, कहाँ से आती है, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है, और देवनागरी स्क्रिप्ट की जो ये हिंदी है, ठीक है, इसको कौन सा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 343। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 343 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, गौर करना, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी, यहाँ पर हिंदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है पंजाब के लोग पंजाब के बाहर जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इंडस्ट्रीज वगैरह जो खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत एक फाइल पेपर है, ठीक है, जिसको करते करते बैंड बज जाती है, इसीलिए कि ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से बाहर जाकर इस काम को पंजाब के अंदर एक ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहाँ पर पनप सके, वो पंजाब के अंदर पनप सके। ठीक है, बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है भगवंत सिंह मान जो कि सीएम है कहाँ के, पंजाब के, उन्होंने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की स्थापना करी है। कहाँ से बच्चे, मोहाली पंजाब से। गौर करना क्या लिखा हुआ है, कहता है ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये गारंटी करेगा हर बिजनेस अप्रूवल को विद इन 45 दिनों के अंदर काम हो जाना चाहिए, न्यू वेंचर, एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन पंजाब। ठीक है, तो मान लो कि मैं और आप अगर कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं कहाँ पर, पंजाब के अंदर, तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं कि जिसे करते करते हमारी बैंड बज जाती है। इसे आसान करने की बात की जा रही है। ये जो पोर्टल है बेटा, ये क्या करेगा, डीम्ड अप्रूवल सिस्टम अंडर विच इफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फेल टू एक्ट विद इन द टाइमलाइन द पोर्टल विल ऑटोमेटिकली इशू एन अप्रूवल ऑफ द नेक्स्ट डे विथ लीगल वैलिडिटी। ठीक है, और
इसकी अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल ने करी थी, ठीक है, जो कि पूर्व सीएम थे कहाँ के, दिल्ली के। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है यहाँ पर, जो इस पोर्टल पे मतलब इस पोर्टल पे मान लो मैंने या आपने अपना नाम दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं मैंने और आपने अपना एक नाम दे रखा है कि भाई हमारा इस तरीके से काम होना चाहिए, हमारा मतलब मुझे इंडस्ट्री खोलनी है तो इसके लिए यहाँ पर काम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो जो ऑफिसर्स वहाँ पर है जिनसे हमें परमिशन लेनी थी उनके ऊपर भी चार्जशीट लगाई जाएगी। मैं सुनी रही थी कल इसके बारे में, ताकि मतलब पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। कहता है द अर्लियर क्लियरेंस टाइमलाइन रेंज बिटवीन 60 से 120 दिन, बट अंडर द न्यू सिस्टम द एप्लीकेशन विल बी रिवाइव्ड ऑनलाइन विद इन 7 डेज, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने का एक तरीका आपको देखने को मिलता है। कहता है एनी डेफिशिएंसीज विल बी कम्युनिकेटेड अलाउइंग द एप्लीकेंट टू करेक्ट देम एंड स्टिल रिसीव फाइनल अप्रूवल विद इन 38 डेज, ठीक है। तो ये कोशिश की जा रही है। द पोर्टल इंटीग्रेट्स 12 ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स अंडर पंजाब उद्योग क्रांति, जो कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इनिशिएटिव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाता है। अगला सेक्शन कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इसके बारे में भी शुरू करते हैं और बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बात हुई यहाँ पे, समझते हैं इसको। कहता है डिजास्टर रिस्क, आप सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे मॉनसून ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे करके मॉनसून आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो दिन नज़दीक आ रहे हैं जब अपने पास क्या स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे, मॉनसून स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो मतलब हमें इस तरीके से काम करना है, डिजास्टर रिलीफ के लिए इस तरीके से काम करना है कि सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए बात करते हैं। कहता है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हुआ है किसके लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जिसे किसने ऑर्गेनाइज करा था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। थीम क्या थी इसकी यहाँ पर, एवरी डे काउंट एक्ट फॉर रेजिलियंस टुडे। उसके बाद है मृत्युंजय मोहपात्रा, जिनको क्या कहा जाता है बच्चे, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है बच्चे, क्योंकि इन्होंने नॉर्थ इंडियन ओशन पे, गौर करना, अगर ये इंडिया है तो इंडियन ओशन का ये आ गया ना इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के नॉर्थ पे जितने भी ये बहुत सारे डिजास्टर प्रोन एरियाज है, वहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन, उनको फॉरकास्टिंग, उनको जो वार्निंग्स फार्मर हो गए चाहे फिशरमैन हो गए, उन सब को यहाँ पर दी थी। मतलब इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनको अवार्ड दिया गया यूएन के द्वारा। क्या अवार्ड का नाम है, सासाकावा अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये अवार्ड हमारा अवार्ड नहीं है, ये एक्चुअली में जापान का अवार्ड है, ठीक है, जो कि किस फील्ड में दिया जाता है, डिजास्टर की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम जोड़ना चाहें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब आया था बच्चे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सन 2005 में हमारे पास आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करा है किसको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो कि कहां पर हुई है, जो कि नाम क्या उस कॉन्फ्रेंस का, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025, जो कि कहां पर हो रही है, नाइस। और नाइस कहां पर है, फ्रांस में, ठीक है। खुद नहीं गए थे वहां पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको कराया गया है, ठीक है। कहता है ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो कि यूरोप में हो रही है, याद रखना है आपने इसके बाद का। और आगे कहता है थीम क्या है, शेपिंग रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। हमारे इंडिया के पास एक अच्छी खासी कोस्टल लाइन है, और कोस्टल लाइन जो है वो डिजास्टर प्रोन भी है, बिल्कुल है डिजास्टर प्रोन। अभी अभी हम आगे साइक्लोन ये सब चीजें यहाँ पर फेस करेंगे भी, ठीक है। कहता है इसके बाद का, कहता है द 7th एडिशन ऑफ ICDRI ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली, किसके साथ कोयलेशन करके यहाँ पर, तो कोयलेशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो हमने आप पूरी कोशिश करी है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो ये CDRI की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, CDRI की जो बात कर रहे हैं,
इसका आइडिया नरेंद्र मोदी ने दिया था कब, तो आप याद रखेंगे 2019 में। कब इनका आइडिया दिया गया था? 2019 में। और इस CDRI के हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें आने वाले टाइम पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है जो कि डिजास्टर कह सकते हैं आप यहाँ पर, जो डिजास्टर को झेल सके, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से डिजास्टर आए बिना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी आज पहाड़ियां हैं जिन्हें काटा ही इतने गलत तरीके से गया है, जो कि आने वाले अभी आप देखेंगे लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना कौन सी एडिशन को रिलीज करा यहाँ पर? 10th वाली को, और इसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ऐसी कंट्रीज का नाम यहाँ पर आएगा जो कि किसके ऊपर काम करती हैं? जो कि काम करती है एनर्जी के ऊपर। अगर आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अगर रिन्यूएबल एनर्जी है तो बाय डिफॉल्ट आपका एनवायरनमेंट भी सुधर रहा है, एनवायरनमेंट को भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि चाइना इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर ओवर 25% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन 2025, ठीक है। तो याद रखेंगे चाइना का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि पिछले 10 सालों में द टोटल शेयर ऑफ चाइना इन ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट ये बड़ा है, ठीक है। तो कहता है कितना था? 25% से कितना हो गया? अप्रॉक्स 33%, ठीक है। अगला कहता है, और गौर करना ये काम का आया, ठीक है। कहता है $, कितना ट्रिलियन लिखा हुआ है एज पर द रिपोर्ट, ग्लोबली एनर्जी के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है? तो वो कितनी है आपके पास? 3.3 ट्रिलियन। कौन से डेटा के हिसाब से? 2025 के हिसाब से। इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फ्रॉम $13 बिलियन से लेकर 37 बिलियन। ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडियाज फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 41 बिलियन से 49 बिलियन, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारी भी सरकार इतने सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे नेट जीरो एमिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमें नेट जीरो एमिशन करना है कब तक? 2070 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मैंने आपको कई बार बहुत सारी बताई है, वो आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, आपको पता ही है। जो 11वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग है, गौर करेंगे उसकी थीम क्या रखी गई है? यूनिवर्सल मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अच्छा, ब्रिक्स क्या है ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसके साथ वहां पर रिकॉल कर लेंगे। अगला आता है वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन था, ठीक है। पॉवर्टी लाइन पहले कितनी होती थी? 2.5, मतलब अगर एक बंदा इतना अर्न नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। पर अब इस डेटा को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 3 पर डे कर दिया गया। मतलब $, अगर आप 3 नहीं कमा पा रहे पर डे तो आप फिर गरीबी के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। कहता है वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन है वो $, कितनी कर दी गई है? $3 पर डे, याद रखना है आपने। और कहता है फ्रॉम द अर्लियर 2.15 पर डे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहता है द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये डेटा अच्छा आया है। अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज है बेटा, ऑन ग्राउंड तो क्या ड्यूटी है, ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। कहता है 27% था, कहां पर? 27.1% था 2011 के आसपास। सॉरी, गौर करेंगे आप यहाँ पे कब की बात कर रहे हैं? 2011-12 की अगर हम बात करें तो इतनी % गरीबी थी, और अब कितनी हो चुकी है? तो आप याद रखेंगे अब कितनी हो चुकी है यहाँ पे 2022 और 23 के अकॉर्डिंग ये कितनी हो चुकी है? 5.3%, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, इतने से लेकर इतना, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ड्रिप्ड फ्रॉम इतने से इतने, और अब कितने हैं? 75.24 मिलियन, विच मीन्स डेट अप्रॉक्सीमेटली 269 मिलियन पीपल किससे बाहर आ चुके हैं? पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा सा फेंका हुआ भी लगता है बेटा, क्योंकि ऐसा है नहीं। अगर आप अभी भी देखें तो ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर बचे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है, उनके द्वारा, मतलब अकॉर्डिंग टू लोगों के द्वारा, कि मतलब ऐसी कुछ स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जिसके तहत लोगों की
जो गरीबी है वो गरीबी रेखा से हटे हैं और उठकर आए हैं। ठीक है, चलिए एक और हमारे पास यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अगले वाले पे आते हैं। अच्छा, ये भी लिखा है 5 स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जिनमें विच प्रीवियसली हैड 65% ऑफ इंडियाज एक्सट्रीम पुअर इन 2011-12 वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2/3 ऑफ द टोटल रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2022-23। ठीक है, मतलब इनके हालात ठीक हुए हैं, इनकी वजह से पॉवर्टी में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आता है 2025 का ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट आई है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, अच्छा बेटा पहला तो क्वेश्चन ये बनता है डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। तो डेटा सेंटर नाम से क्लियर हो रहा है, कहता है एक ऐसी फैसिलिटी है, मतलब डेटा सेंटर्स एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कौन से डेटा को? इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है इसके बाद का, कहता है इंडिया, अच्छा मुंबई रैंक्ड 6th इन द 335 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी। उसके बाद वर्जियाना, ये कहाँ पर आएगा? यूएसए, ये फर्स्ट टॉप करता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? एटलांटा। थर्ड नंबर पे कौन है? कोलंबस। ठीक है, याद रखना है। और पुणे एंड बेंगलुरु, इनका रैंक 4th और 5th हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और माना जाता है यहाँ पर हमने भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं इस डेटा को बचाने के लिए, जैसे कि डेटा के लिए हमने डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया था। तो डिजिटल इंडिया 2015 की स्कीम है, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको कई बार पहले भी बताई हुई है। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपके पास आ जाती है। उसके अलावा हमने नेशनल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की भी स्थापना कर रखी है, जहां पे डेटा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है आपके पास यहाँ पे न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अपनी रिपोर्ट को पेश करा है और इसके अंदर बोला गया है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जैसे जन्म, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, फर्टिलिटी क्राइसिस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहता है ये रिपोर्ट बताती है कि 1 in 5 पीपल ग्लोबली एक्सपेक्ट नॉट टू हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो उनकी बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले हम अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उनकी कैसे करेंगे? तो जैसे पहला की कॉस्ट ऑफ पेरेंटहुड, उसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी, घर नहीं है और अदर कंसर्न्स इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। कहता है 2025 की ये जो रिपोर्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? यू गवर्नमेंट सर्वे 14 कंट्रीज में हुआ है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, इटली, थाईलैंड, हंगरी, यूएसए, स्वीडन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जर्मनी जैसे देश इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़। ये कब का डेटा है? तो ये अप्रैल 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अगला कहता है बेटा इसके साथ का यहाँ पर अगला कहता है इसके साथ का आपके पास यहाँ पे ये हो गया। अगला कहता है दो इंडिया में हैव रीच रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ऑफ 2.0 मेनी पीपल स्टिल फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू मेकिंग फ्री एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव लाइव्स। ठीक है, तो बच्चा करना इतना आसान नहीं है, ये इस चीज़ के अंदर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़ रह गई आपके पास, जो ये यूनाइटेड नेशन जो आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन फंड आता है, इसके हेडक्वार्टर तो लिखे हुए न्यूयॉर्क में, और ये बना कब था? तो आप लिख लेंगे 1987 में ये बॉडी बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला करंट अफेयर क्या कहता है समझते हैं। कहता है कोलोंजी स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 19वीं एडिशनल रिपोर्ट को क्या करा है? पेश करा है, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है। ठीक है, जेंडर जब भी हम बात करते हैं याद करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। कहता है इंडिया का रैंक कितना है? 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 148 कंट्री कौन सी है?
तो हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो कौन से नंबर पे आती है, 148 नंबर पे हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या आता है बेटा, क्या रैंक है इंडिया का, 131, स्टार मार्क कर लेंगे आप अपनी शीट पे इसको। कहता है आइसलैंड ने यहाँ पर टॉप करा है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर न्यूजीलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 148 इकोनॉमीज को यहाँ पर कवर किया गया था। ठीक है, देखिए बेटा, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी लेकर आना इतना आसान नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इस चीज़ को यहाँ पर उतारने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं बेटा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के बड़े सारे इनिशिएटिव है, जैसे आप गौर करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि जेंडर इक्वालिटी इन सब के बारे में बात करता है। उसके बाद है महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं, औरतों के लिए जनधन अकाउंट्स खोले गए थे। उसके बाद जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए मातृ वंदना योजना, ऐसे अनगिनत प्रोग्राम है ताकि हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, इतना कोई अच्छा रैंक है नहीं हमारा यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है इंडियाज सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज सर्ज्ड फ्रॉम 19% से 64.3। गौर करना। ठीक है, क्या होता है बेटा सोशल सिक्योरिटी, गौर करो। देखो, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सोसाइटी के अंदर एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ, ठीक है, एक अच्छा व्यवहार, उसको मदद करना, ये सब इस सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर किया जाता है। जैसे याद करो, अगर हम बात करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अटल पेंशन योजना चलाई थी, जीवन ज्योति योजना, उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आयुष्मान भारत, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है क्योंकि ये किसके बारे में बात करती हैं, सोसाइटी को प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटी किस किस मैटर में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हुए या फिर पेमेंट हो, मतलब पेमेंट बोलने का मतलब है पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों के साथ ही एसोसिएटेड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहता है द डेटा फर्दर रिवील दैट इंडिया नाउ रैंक सेकेंड पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशियरी काउंट फॉर मोर देन 94 करोड़ पीपल आर नाउ कवर्ड एटलीस्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट। 133 सेशन था, याद रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इंडिया ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अपडेट सोशल प्रोटेक्शन कवरेज डेटा ऑन ILO स्टैट डेटा बेस। ठीक है, तो हमारा डेटा भी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कब बना था, तो आप याद रखेंगे 1919 में, और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर आ गया, स्विट्जरलैंड, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला कहता है IALA, गौर करना बच्चे, कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, IALA एक अपने पास क्या है, बॉडी है, वहाँ पे काउंसिल सेशन हो रहा है और वहाँ पर हमने भी मतलब पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, देखिए कहता है इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बेस्ड, वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मरीन एड एंड मरीन एड टू नेविगेशन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन, जो कि कहाँ पर हो रहा है, नाइस, फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, इसमें मेन काम क्या है बेटा, इसमें मेन काम है जो इंडिया की ये कोस्टल लाइन है, इसमें मैरीटाइम नेविगेशन को और अच्छा करना है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। In February 2025, during its session in Singapore, Brazil was elected as president और इंडिया क्या बना था, इसका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस IALA की ओरिजिनली स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ये एक NGO है, इसका पुराना नाम कुछ और था, फिर अब नया नाम क्या है इसका, तो अब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन। ठीक है, और जब भी हम इस कोस्टल लाइन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें हमने सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, और भी अनगिनत प्रोग्राम यहाँ पर चलाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। इन अगस्त 2024, फॉलोइंग द रेटिफिकेशन और द एक्सेशन ऑफ इट्स फाउंडिंग कन्वेंशन बाय द 30 मेंबर स्टेट्स, ILA जो है वो क्या बन चुका है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। ठीक है, इंडिया हैज बीन लॉन्ग स्टैंडर्ड एंड कमिटेड, कब से, यहाँ पर 1957 से, और इसके काउंसिल मेंबर भी हम यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसे भी कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे। ठीक है, पहला
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हमारे इंडिया से किसका नाम ऐड हुआ है? तो आप याद रखेंगे हमारे पुराने इंडियन क्रिकेटर जिनका नाम क्या आता है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कहाँ हुई थी ये सेरेमनी? तो लंदन में हुई थी, याद रखना है। धोनी वाज अमंग 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिसमें 5 आदमी 2 औरतें आपको देखने को मिलती हैं जिन्होंने इसे ज्वाइन करा, जिसमें से एक नाम है ग्रेमी स्मिथ और हाशिम अमला साउथ अफ्रीका, मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपके पास आते हैं डेनियल न्यूजीलैंड, सना मीर कहाँ से आ गई? पाकिस्तान। और गौर करना ये लाइन क्या लिखी है, कहता है फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन सना मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि इसके अंदर ऐड हुई हैं। ठीक है, कहता है अब इसके मतलब इन सबको ऐड करने के बाद टोटल कितने लोग वहां पर हो चुके हैं? तो 122 लोगों का नाम वहां पर ऐड हो चुका है। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे पिछले करंट अफेयर में कराकर गई थी कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? ठीक है, पिछले करंट अफेयर में कराकर गई थी हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, कहां पर है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दोस्तोयेव्स्की। अब दोस्तोयेव्स्की आप इसे याद रखेंगे इस तरीके से, ये दोस्तोयेव्स्की जो है बेटा, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक राइटर थे। ठीक है, ये रशिया के राइटर है, प्रेस्टिजियस राइटर थे, बहुत राइटर थे ये, और इनकी जो मतलब पकड़ थी अपनी नोवेल्स को लेकर वो बहुत स्ट्रांग थी, तो उनके नाम पर ये अवार्ड है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है हमारे जो स्क्रीन राइटर हैं, लिरिस्ट हैं और पोएट हैं, क्या नाम है इनका? जावेद अख्तर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड हमारा हाईएस्ट नहीं है, रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर आपको देखने को मिलता है। और कहां पर दिया गया ये अवार्ड? तो रशियन हाउस कहां पर आता है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारे जो जावेद अख्तर हैं ये पहले ऐसे भारतीय बनते हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है 1999 में, और इन्हें पद्म भूषण दिया गया है कब? 2007 में। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरों का स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जिसमें शोले आ जाती है, दीवार आ जाती है, जंजीर आ जाती है, ये सब अमिताभ बच्चन वाले टाइम की मूवियां हैं, ये इसके अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑनर अवार्ड। ठीक है, अब आप गौर करेंगे, देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश लीना नायर, ठीक है, जो कि सीईओ हैं फ्रेंच के एक लग्जरी ब्रांड की, जिसका नाम है, अब इसे चैनल भी पढ़ते हैं, शनैल भी पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है इनको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें? रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में। ठीक है, तो इनको अवार्ड किससे मिला है? प्रिंस विलियम, जो कि कौन आते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, और ये कहां पर हो रहा था पूरा का पूरा इवेंट? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो फैक्चुअल करंट अफेयर है, नाम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसे भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बाल्टॉप। क्या नाम है बेटा इसका? यहाँ पर आपके पास इसका नाम है आपके पास यहाँ पे बाल्टॉप। अब इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाल्टॉप के बारे में समझते हैं और क्लियर रखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए पहला पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है ब्रुसेल, अच्छा, नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि नाटो के हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इसके हेडक्वार्टर हमें ब्रुसेल बेल्जियम में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या कहता है, बात करते हैं। कहता है इन्होंने अपनी 53rd नाटो प्रीमियर मल्टीनेशनल मैरीटाइम फोकस्ड एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम है बाल्टिक ऑपरेशन, इसीलिए इसका नाम बाल्टॉप है। और ये कहां पर हुई है बच्चे? तो आप गौर करेंगे, ये लैटविया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब हम बेटा बाल्टिक सी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब हम बाल्टिक सी की बात करते हैं तो बाल्टिक सी हमारे पास नहीं आता, ये याद रखना है। ये कहाँ पर आता है? यूरोप में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हम इस सी की बात करते हैं तो ये कुछ कंट्रीज को कवर करता है, जिसमें आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं डेनमार्क आएगा, जर्मनी आएगा, पोलैंड आएगा, उसके अलावा लिथुआनिया आ जाएगा, लैटविया, एस्टोनिया, उसके बाद रशिया, फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और याद रखना ये यूरोप के भी किस हिस्से में आता है बेटा? तो ये यूरोप के नॉर्दर्न हिस्से में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ड्रिल है इन्वॉल्व 16 नाटो मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो ये किसकी मीटिंग हुई है? तो आप याद रखना जो बाल्टिक नेशंस हैं उनकी मीटिंग आपको देखने को ये मिलती है। ठीक है, एक्सरसाइज मिलती है।
चलिए अगला अगला आता है, हमारी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा है किसमें, पैसेज एक्सरसाइज जिसको पासेक्स कहते हैं। गौर करेंगे ये कहां पर हुआ है, यूके के साथ मिलकर हमने करी है। और कहां हुई है, तो हमारे अरेबियन सी के किस हिस्से में, नॉर्दर्न हिस्से में। याद रखेंगे तो ये अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी का नॉर्थ वाला, ठीक है। और याद रखना अरेबियन सी एक रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ट्रेड रूट है हमारे पास। इसमें कोई ना कोई पंगा शंगा चलता रहता है, पर ये काम का रूट है हमारे पास। कहता है इसमें क्या क्या होगा यहाँ पर, तो बोथ द नेवीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। और देखो बेटा एक्सरसाइज का मतलब होता है जब दो अदर कंट्रीज को लेकर आना, मतलब उनकी आर्मी या नेवीज को लेकर आना, ताकि कल को अगर वो कहीं ज्वाइंट होकर लड़े, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट कर पाए, परफॉर्म अच्छे से कर पाए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारे पास। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। आइए स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास आता है वो कौन सा है, वो है नॉर्वे का चेस, ठीक है, नॉर्वे चेस 2025। इनका नाम तो आपने सुना होगा बच्चे, ठीक है, मैग्नस कार्लसन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने 7th नॉर्वे चेस टाइटल को जीता है। कौन से सेक्शन में, ओपन सेक्शन पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फेबियानो करिवानो, अब ये नाम बेटा बड़े खतरनाक से हैं, इनका 2nd रैंक है। और जो हमारे इंडिया के गुकेश हैं, ठीक है, उनका रैंक क्या है, 3rd, याद रखेंगे। उसके अलावा एना जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं, ये वुमेन टूर्नामेंट की चैंपियन रही। उसके बाद है ली टिंगजी, ये चाइना से। और 2nd प्लेस किसकी रही यहाँ पर, कोनेरू हम्पी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, और फर्स्ट हमें यहाँ पर क्लियर रखना होगा, ठीक है, मतलब ये दो। और उसके अलावा ये जी गुकेश की ये बात यहाँ पर, सॉरी डी गुकेश की यहाँ पर यह बात रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पीयूष चावला, सबको पता होगा इनके बारे में। इन्होंने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट को, ठीक है। गौर करेंगे इन्होंने क्या कर दिया बच्चे, इन्होंने इन्होंने अनाउंस कर दिया है क्या, रिटायरमेंट को। कहता है इंडियन लेग स्पिनर, क्या नाम है इनका, पीयूष प्रमोद चावला। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट, ठीक है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड ट्वाइस, 2007 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20, और उसके बाद 2011 वनडे ODI मेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। ही रिमेन्स द इंडियाज 2nd मेल डेब्यूटेंट, याद रखना फॉर्मेट किसके बाद, सचिन तेंदुलकर के पास। और जब इन्होंने डेब्यूट करा था तो क्या उम्र थी इनकी, 16 साल, और कितने यहाँ पर लिखा है, एंड 205 डेज, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला आता है फ्रेंच ओपन टेनिस। याद करिए मैंने आपको बहुत पहले बताए थे ग्रैंड स्लैम्स, अगर आपको याद होगा, ठीक है। कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो आप याद रखेंगे कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, फिर ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है स्पेनिश टेनिस प्लेयर, क्या नाम है इनका, कार्लोस, ठीक है, डिफीटेड इटली के जेनिक सिनर को। कौन सा टाइटल लिए यहाँ पे, मेंस सिंगल टाइटल यहाँ पर अचीव करा है। क्लियर हो गया। वुमेन्स के अंदर कोको गॉफ, और किसको हराया इन्होंने, अरियाना सबलेंका, इनको यहाँ पर हराया, याद रखेंगे। और मेंस डबल में मार्सेल और हेरोसियो जो इनका नाम है, इन्होंने किसको हराया बेटा, ये बहुत खतरनाक नाम है, एक बार आप इसे रीड कर खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज ऐड कराती हूँ जो कि आपके काम की होगी पेपर के लिए, वो है ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए ग्रैंड स्लैम्स, ताकि आप इसे अपनी कॉपी पे या नोट्स पे बना लेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम आता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, तो ग्रैंड स्लैम्स एक्चुअली में टूर्नामेंट्स है, ठीक है, या फिर आप इसे टाइटल कह सकते हैं, ठीक है। ये एक टाइटल है और कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। सबसे पहला आता है विंबलेडन, क्या नाम है बेटा इसका, विंबलेडन, जो 1877 में बना था, याद रखना कब बना था, 1877 में। और कब खेला जाता है ये, तो याद रखेंगे जून और जुलाई में ये खेला जाता है, याद रखना। और कौन से कोर्ट में खेला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो इसका आंसर है आपके पास ग्रास कोर्ट। कौन सा आता है, ग्रास कोर्ट, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो विंबलेडन 1877 जून और जुलाई में खेला जाता है ग्रास कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है यूएस ओपन। क्या नाम होता है, यूएस ओपन 1881। गौर करना, यूएस ओपन कब बना था, 1881। और ये वाला कब आता है, अगस्त से सितंबर के बीच में, और इसे खेला जाता है
हार्ड कोर्ट में। किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। हो गया दूसरा वाला भी। तीसरा आता है आपके पास फ्रेंच ओपन। गौर करेंगे कौन सा वाला फ्रेंच ओपन? जो अभी हमने पढ़ा। कौन सा वाला आता है आपके पास? ये फ्रेंच ओपन। रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पास, फ्रेंच ओपन जो अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है, उसके साथ ये जुड़ेगा। ये कब आता है बेटा आपके पास? 1891। कब शुरू होता है? तो लेट मई में यहाँ पे स्टार्ट होता है और अर्ली जून तक ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेट मई में स्टार्ट होता है और अर्ली जून तक ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और किस में खेला जाता है? तो आप याद रखेंगे क्ले कोर्ट, क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अगले वाले पे चलते हैं तो अगला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या नाम आता है अगले वाले का? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये लास्ट है, मतलब लास्ट बोलने का मतलब है यंगेस्ट कह सकते हैं आप यहाँ पर, 1905। और ये जनवरी में, मिड जनवरी में इसे यहाँ पर खेला जाता है, ठीक है। मिड जनवरी की यहाँ पर बात हो रही है। और कौन सा कोर्ट होता है इसका? तो हार्ड कोर्ट। तो दो ऐसे हैं जो हार्ड कोर्ट है, एक ग्रास है और एक कौन सा आता है? क्ले कोर्ट। याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसे बना लेंगे अपने तरीके से और अपनी शीट पे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला ये भी हो गया। अच्छा नहीं, ये हो गया ना कंप्लीट। हाँ, अगला आता है आपके पास यहाँ पे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, ठीक है। गौर करेंगे इंडोनेशिया का ओपन बैडमिंटन 2025, इसकी यहाँ पर बात होने जा रही है। कहता है डेनमार्क के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है एंडर्स एंटोनसन, वर्ल्ड नंबर 3, डिफीटेड ताइवान के प्लेयर चाओ तेन चेन, बड़ा अच्छा नाम है, ताओ तेन चेन, ठीक है। इनको यहाँ पर हराया है और कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगर हम विमेन सिंगल की बात करें तो साउथ अफ्रीका के एन से यंग डिफीटेड चाइनास वांग ज़ेई, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेंगे। और बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसके हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बैडमिंटन से कौन कौन से कप आते हैं? याद करिए, कई बार बताए हैं। ऊबर, उसके बाद क्या कराया आपको यहाँ पे? थॉमस, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है, याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। फिर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 का कहाँ पर हुआ है? ताइपई, ताइवान में, याद रखना है। और कहता है इंडिया डोमिनेटेड द इवेंट, मतलब इंडिया यहाँ पर जीता है। ध्यान रखना इंडिया का रैंक क्या है यहाँ पर, तो आप क्लियर रखेंगे इंडिया का रैंक यहाँ फर्स्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर रखना है आपने इसको। और उसके साथ क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे? कहता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का रैंक सेकेंड और थर्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला वाला क्या आता है? आपको याद होगा हम इस वाले क्लब के बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में पिछले करंट अफेयरों से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहता है पुर्तगाल क्लिंच देयर सेकेंड यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन लीग। किसे हराया है? स्पेन को। ये आपने याद रखना है। कहाँ पर? म्यूनिक, जर्मनी की बात यहाँ पर हो रही है। तो जीता कौन है? पुर्तगाल। हारा कौन है यहाँ पर? स्पेन। विद दिस विन पुर्तगाल पहला नेशन बनेगा जिसे यहाँ पर यह अवार्ड या मतलब इस एसोसिएशन को जीता है। कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह एज ओवर 40 ईयर्स बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन अ नेशंस लीग फाइनल, सरपासिंग किसको उन्होंने पास करा यहाँ पे? ल्यूका मॉड्रिक को, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और हाँ, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब कौन सा आया था? फुटबॉल। फुटबॉल से कौन कौन से कप थे याद करो, कई बार आपको बताया मैंने, ठीक है। एक आपको बताया है सीजर, इसे पढ़ा जाता है इस तरीके से। उसके बाद दुरंद कप कराया हुआ है आपको। उसके अलावा रोवर्स कप याद रखना है आपने कौन कौन से हुए। तो एक सीजर हो गया आपके पास, एक आपके पास आ गया दुरंद, एक आ गया आपके पास कौन सा? रोवर्स। उसके बाद कोलंबो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोलंबो आ जाएगा आपके पास। और एक आ जाएगा आपके पास विट्ठल, ठीक है, विट्ठल ट्रॉफी। ये सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला आता है निकोलस पूरन रिटायर्स, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट वेस्ट इंडीज के वाइट बॉल प्लेयर अनाउंस्ड एज रिटायरमेंट। कौन सी एज में? 29 में। और ही इज द लीडिंग T20I रनर स्कोर, ठीक है। क्या ये हमारे IPL में भी हैं? तो आप याद रखेंगे जो लखनऊ सुपर जायंट है, ध्यान रखना, जो लखनऊ सुपर जायंट है वहाँ पर ये उसके मतलब वहाँ पर ये खेलते हैं, मतलब उसमें खेलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे इनका नाम, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है।
चलिए अगला अगला कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, याद करेंगे। याद करिए किसी लेक्चर में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताया होगा, ठीक है, बिल्कुल ज़रूर बताया होगा, और उसी के साथ ये एसोसिएटेड न्यूज़ हमारे पास निकल कर आती है, ठीक है। कहता है आरबीआई ने अपनी 55th, ध्यान रखना 55th सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को यहाँ पर मीटिंग हेल्ड हुई है, और याद रखना कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2025-26 से लेकर जून 4-6-2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संजय मल्होत्रा, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी की स्थापना 2016 में हुई थी। इसके अंदर 3 लोग कहाँ से आते हैं, तो 3 लोग आते हैं आरबीआई से, और जो बाकी 3 है वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है ये जो कमेटी है इसने प्रोजेक्ट करा है कि जीडीपी कितनी रहेगी, 6.5। अभी तो इसके अंदर तो और भी कुछ बोला गया है कि और भी जीडीपी अभी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है, वो एक अलग बात है। अभी आप इतना डेटा याद रखेंगे। रेपो रेट कितना बताया है, तो 5.50%, रिवर्स आ गया आपके पास 3.35। उसके बाद आपके पास आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फंड, डिपॉजिट फैसिलिटी सॉरी, ये आ जाएगा 5.25। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75, फिर सीआरआर इतना, स्टैट्यूटरी इतना, और बैंक रेट। तो हमें सबसे ज़्यादा ये और रेपो रेट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगला एसबीआई डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25। आप याद करो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बोला था कि मान लेते हैं आप एक कंपनी है, मान लो आप एक कंपनी हो और एक कंपनी को मुनाफा हुआ है, ठीक है। अगर उसको उस कंपनी, मतलब ऐसे मान लो कि आप एक कंपनी हो और आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, मतलब और सारी बहुत सारी आपकी ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेस को अगर कोई मुनाफा होगा तो वो किसके पास लेकर आएंगी, वो पैसा आपके पास लेकर आएंगी ना। तो ठीक यहाँ पर वही बोला गया, कहता है अ डिविडेंड शेयर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर टिपिकली इन कैश और समटाइम्स एज एडिशनल शेयर एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं न्यूज पे क्या लिखा हुआ है। कहता है एसबीआई ने डिविडेंड शेयर दिया है अपना, किसको दिया यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और कितना कितना % दिया है ये डेटा आप इसके साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डेटा काम का है, बाकी इतने काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर लिया है डेली वीआरआर ऑक्शन, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये वीआरआर ऑक्शंस क्या होते हैं, तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आते हैं इसको समझते हैं और बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है, नाम है इसका वीआरआर का फुल फॉर्म है वेरिएबल रेपो रेट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा रेट जो चेंज होता रहता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया ऐसा रेपो रेट जो समय के साथ क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है जिसका नाम वीआरआर होता है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ऑक्शन सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऑक्शन क्या होता है, बोली कह सकते हैं आप इसे। मान लेते हैं मैं आरबीआई हूं और आप मेरे बैंक्स हैं, मान लो मैं आरबीआई हूं यहाँ पर और आप क्या है मेरे यहाँ पर बैंक्स हैं। तो एज अ आरबीआई अब आपको लोन चाहिए, ठीक है। अब आपको एक लोन चाहिए तो वो तो एक और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, पर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपको लोन चाहिए बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि अब मेरे पास आप ही बैंक नहीं है, मेरे पास आपके जैसे 6-7 बैंक है। मैंने उन सारे बैंकों से पूछा कि आप मुझे कितना बैंक रेट, मतलब आप मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देंगे अगर मैं आपको लोन देती हूँ तो। फिर मैंने सेकंड वाले को पूछा, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को, सो ऑन। तो जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा यहाँ पर, मेरे लोन को वापस करेगा, ठीक है, याद रखना है। मतलब आरबीआई ने पूछा बैंक से कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो बैंक ने बताया भाई, ठीक है, और उसके बाद जिसने जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बोला उसे लोन दिया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चे ताकि जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट के तौर पर जो भी पैसा आएगा उसमें क्या किया जाता है, लिक्विडिटी को, जो लिक्विडिटी जो पैसे की कमी आ जाती है, पैसे की फ्लो की कमी आ जाती है, उसे यहाँ से बढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2.75 से 3 लाख करोड़ हो चुकी है इन द बैंकिंग सिस्टम, एक्सीडिंग 1% ऑफ एनडीटीएल और इफेक्टिव फ्रॉम 11 जून 2025, ठीक है। तो ये भी बंद हो गया है। आरबीआई रिसेंटली रिड्यूस्ड द सीआरआर, कितना यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट्स, 0.23% मूव इंजेक्टेड, ताकि पैसे, मतलब जो
बैंक है उसके अंदर लिक्विडिटी आगे चलती रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अब अगले वाले पे आते हैं। लास्ट सेक्शन आपके पास कौन सा वाला आता है? लास्ट सेक्शन हमारे पास आता है डेज, और डेज कर कर इसको वाइंड अप करते हैं। पहला आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कब मनाया जाता है बच्चे? 7 जून को मनाया जाता है, और अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, डे है, ठीक है। अगर हम इंडियन थीम की बात करते हैं पहले, फूड सेफ्टी एंड साइंस इन एक्शन, तो बोलने का मतलब है कि फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए या फूड ग्रेन्स में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम किसकी मदद ले रहे हैं? यहाँ पे हम साइंस की मदद ले रहे हैं, ताकि इसका ऑल्टरेशन कुछ यहाँ पर हो सके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 के बारे में, ठीक है। अब ये तो नहीं मैं कहूँगी कि 21 में डायरेक्टली लिखा राइट टू फूड, पर राइट टू लाइफ के अंदर ही आया ना फूड, तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? राइट टू फूड देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 39A एंड 47, ये दोनों क्या हैं आप मुझे बताएंगे। क्या ये न्यूट्रिशन की बात तो नहीं करते हैं, ठीक है? क्या ये न्यूट्रिशन की बात तो नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की बात तो नहीं कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है वर्ल्ड ओशंस डे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। ये इसका क्या आता है आपके पास? थीम आती है, ठीक है। हम सबको पता है जो अर्थ है बेटा वो कितने मतलब जो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ओशंस के ओशन कवर के बारे में, तो जो 70% अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है बच्चे? तो वो वाटर से कवर्ड है, ये हम सबको पता है। 5 मेजर ओशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक, और आ जाता है साउदर्न ओशन। ये सब यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको बचाना है। तो हमने इस तरीके से एक वो बना रखा है, कह सकते हैं स्कीम चलाई हुई है, 30x30, ठीक है। ध्यान रखना क्या नाम है इसका? 30x30 इनिशिएटिव है, जिसमें हमें क्या करना है? 30x30 इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हमें क्या करना है? जिसके अंदर हमें 30% प्लैनेट, अब प्लैनेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चे? ठीक है, प्लैनेट मतलब अर्थ की यहाँ पर बात हो रही है। प्लैनेट, लैंड, वाटर, ओशन, सबको प्रोटेक्ट करना है। कब तक? 2030 तक। ये हमारा एजेंडा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? अगला आता है यूनाइटेड नेशन डे फॉर द डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में इतने सारे सिविलाइजेशंस रहकर गई हैं, तो उन्हीं के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पर? थीम क्या है इसकी? तो थीम आप देखेंगे, थीम नहीं है इसकी, यहाँ पे टाइटल है, कहता है यूथ डायलॉग फॉर द फ्यूचर अलोंग द सिल्क रोड्स, ठीक है। तो ये चाइना ने ही करी है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं चाइल्ड लेबर के बारे में है? तो बिल्कुल है भाई। अगर आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 24 जो प्रोहिबिट करता है कि बच्चों को, अगर हम बात करते हैं बच्चों की नहीं, मतलब बच्चों को जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना है यहाँ पर? उनको हैजार्डस वर्क पे नहीं लगाना है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो कहता है ये कब मनाया जाता है? 12 जून को, ताकि हम क्या कर सके, जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए एफर्ट्स करें और उनको मतलब इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकें। उसके बाद है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, ठीक है। तो ये इसकी थीम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे याद करो राइट टू एजुकेशन, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब बच्चों को रोकते हैं कहीं ना कहीं पे, किसके लिए? कि भाई पढ़ाई लिखाई करिए, ये लेबर वाला काम नहीं, ठीक है। उसके अलावा पॉस्को है, उसके अलावा हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, जिसमें एक नाम पेंसिल आता है। पेंसिल पोर्टल क्या है आप मुझे खबर देंगे इसके बारे में। पेंसिल का फुल फॉर्म तो नहीं है कुछ, ये आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।